देखिए अध्याय 6 पढ़ रहे थे हम। अध्याय 6 में धारा 25 रह गई थी हमारी। ये है अनुज्ञप्ति का निलंबन। धारा 25 अनुज्ञप्ति का निलंबन। कब अनुज्ञप्ति का निलंबन हो सकता है, मतलब कैंसिल की जा सकती है अनुज्ञप्ति, उसके बारे में बताया गया है। इसमें देखिए पहला कहता है, नियंत्रक यदि उसका ऐसी जांच करने के पश्चात जिससे वह ठीक समझे समाधान हो जाता है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ने, जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी है उसने क्या क्या किया है, इसमें भी ए है। पहला देखिए ए कहता है ने अनुज्ञप्ति जारी करने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन में या उसके संबंध में ऐसा कोई कथन किया है जो तात्विक विशिष्टियों के बारे में गलत या मिथ्या है। कुल मिला के ये क्या कह रहा है कि जो अनुज्ञप्ति जारी करने अनुज्ञापन प्राधिक क्या कहते हैं, एक मिनट, यह समाधान हो जाता है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ने अनुज्ञप्ति जारी करने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन में या उसके संबंध में ऐसा कोई कथन किया है जो तात्विक विशिष्टियों के बारे में गलत या मिथ्या है। कुल मिला के गलत कथन किए हैं। कैसे कथन है? गलत या मिथ्या, बस दो ही शब्द याद रखते हैं। झूठे कथन किए, गलत या मिथ्या कथन, जो कॉमन बातें होती हैं वही है इसमें। जो गलत कथन किए हैं या मिथ्या कथन किए हैं तो भी उसकी अनुज्ञप्ति का क्या किया जा सकता है? निलंबन किया जा सकता है, समाप्त की जा सकती है। दूसरा कहता है वह उन निबंधनों और शर्तों का जिनके अध्ययन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई थी पालन करने में असफल रहा है। तो दूसरा क्या है? जिन शर्तों पे अनुज्ञप्ति दी गई थी या लाइसेंस दिया गया था उन शर्तों को पालन करने में वो व्यक्ति क्या रहा है? असफल रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो भी अनुज्ञप्ति को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। अगला कहता है धारा 30 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और मानकों को बनाए रखने में असफल रहा है। तो जो धारा 30 के मानक हैं, धारा 30 के जो मानक हैं उन मानकों को क्या है, या मानक कह लीजिए पैमाना कह लीजिए, जो भी पैमाना है, मानक या पैमाने को बनाए रखने में क्या रहा है? असफल रहा है। तो भी क्या की जा सकती है? उसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जा सकता है। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कहता है न इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या किए गए आदेशों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है। तो ये कह रहा है कि भाई चाहे नियम वगैरह जो बनाए गए थे इस अधिनियम द्वारा बनाए गए नियम हो सकते हैं या विनियमन हो सकते हैं। विनियमन का क्या किया है? उल्लंघन किया है। क्या किया है? इसका उपबंधों का उल्लंघन किया है, उल्लंघन किया है। तो इन आधारों पर क्या की जा सकती है? उसकी अनुज्ञप्ति को समाप्त किया जा सकता है। कॉमन सी बात है। परंतु लिखा है इसमें, एक परंतु है। परंतु देखिए परंतु क्या कहता है। परंतु कहता है यदि कोई भी अनुज्ञप्ति जब तक प्रतिसंध नहीं की जाएगी जब तक कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तावित प्रशिक्षण के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर ना दे दिया गया। तो ये आप लिखा है, इसमें क्या लिखा है? कारण। जिस व्यक्ति की आप अनुज्ञप्ति निरस्त कर रहे हो सबसे पहली बात है कि उसको भी कारण दर्शित करने का क्या दिया जाएगा? मौका दिया जाएगा। तो एक तरफा कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये तो कॉमन नियम है कि जब तक अनुज्ञप्ति को निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक सामने वाली पार्टी को सुन ना लिया जाए। तो ये इसी में दिया है। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, इसका दूसरा क्लॉज कहता है नियंत्रक यदि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक है कि उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञप्ति को प्रतिसंध करने के लिए कोई आधार है, आदेश द्वारा उसके द्वारा आदेशित किसी जांच के पूरा होने तक ऐसी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा। ये कह रहा है यदि नियंत्रक उसके पास विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण, काय का? विश्वास करने का। विश्वास का कैसा कारण है? युक्तियुक्त, रीजनेबल उसके पास कारण है, युक्तियुक्त। युक्तियुक्त क्या है? कारण है।
अगर उसको लगता है कि भाई बिल्कुल ठीक वजह है, कोई ऐसी वजह है जो वो जानता है और उसको लगता है कि इस आधार पर उसकी नियुक्ति को निलंबित किया जाना चाहिए, तो ये कह रहा है जांच के दौरान, क्या है, जांच, जांच के दौरान, जांच के दौरान वो क्या कर सकता है, अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है। मतलब जब तक जांच नहीं हो जाती वो कह सकता है कि आपकी अनुज्ञप्ति क्या रहेगी, निलंबित रहेगी। फिर जांच में जैसा पाया जाएगा, अगर जांच में पाया जाता है कि अनुज्ञप्ति निलंबित की जानी चाहिए तो निलंबित हमेशा के लिए कर दी जाएगी, और अगर लगता है कि नहीं निलंबित नहीं की जानी चाहिए तो वो जो निलंबन था उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर उसको के पास विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है नियंत्रक के पास, और वो जांच कराना चाहता है, तो जांच के समय के अवधि तक क्या कर दिया जाएगा, अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया जाएगा। ये जांच की अवधि की बात कर रहा है, तो जांच की अवधि तक के लिए क्या कर दिया जाएगा, निलंबित, अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया जाएगा। इसमें भी परंतु लिखा है, परंतु कोई भी अनुज्ञप्ति 10 दिन से अनधिक की अवधि के लिए तब तक निलंबित नहीं की जाएगी जब तक कि उसको प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तावित निलंबन के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर ना दे दिया हो। इसमें एक चीज लिखी है, परंतु कोई भी अनुज्ञप्ति 10 दिन से अनधिक की अवधि के लिए, परंतु, तो इसमें केवल एक चीज याद रखें, 10 दिन। जो अनुज्ञप्ति जो निलंबित की जाएगी वो कितने दिन के लिए की जाएगी, 10 दिन के लिए। टेम्परेरी जो अनुज्ञप्ति निलंबित की जा रही जांच की प्रक्रिया के समय, तो 10 दिन के से अधिक के लिए निलंबित नहीं की जाएगी। यानी कि जो जांच की जाएगी, इसका अर्थ क्या हुआ, जांच कितने दिन में पूरी करनी पड़ेगी इनको, जांच 10 दिन के भीतर पूरी करनी पड़ेगी। 10 दिन जो जांच है वो कितने दिन में पूरी करेंगे, ये 10 दिन, क्योंकि अनुज्ञप्ति कितने दिन के लिए निलंबित की जा रही है, 10 दिन। तो इन 10 दिन के भीतर ही इनको क्या करना पड़ेगा, जो अनुज्ञप्ति का निलंबन किया है उसकी जांच 10 दिन के भीतर ही करनी पड़ेगी। तो ये याद रखेंगे कि जो अनुज्ञप्ति निलंबित है, जांच के प्रक्रम की बात कर रहे हैं, जांच जब हो रही है तो कितने दिन से अनधिक निलंबित नहीं की जाएगी, 10 दिन से अनधिक निलंबित नहीं की जाएगी। या ये कह लीजिए कि जो जांच है वो कितने दिन के भीतर इन्हें पूरी करनी पड़ेगी, जांच 10 दिन के भीतर पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा कहता है, ऐसा कोई प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है, ऐसे निलंबन के दौरान कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। ये तो सिंपल सी बात है। ये क्या कह रहा है, जिस भी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है उस अवधि के दौरान, या कह लीजिए निलंबन की अवधि के दौरान, किसके दौरान, निलंबन, तो निलंबन की अवधि के दौरान वो क्या नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। क्या जारी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र। तो ये याद रखेंगे, जब उसका निलंबन है तो इस अवधि में वो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र को जारी नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो कॉमन बातें हैं, ये तो आप जानते हैं, ये सब में एक ही स्त्री होती है, तो इसको तो आपको एक बार पढ़ना है, कुछ खास नहीं है। ये जरूर याद रखना है कि 10 दिन से जांच के प्रक्रम पर अनुज्ञप्ति कितने दिन से अधिक अनधिक के लिए, या कह लीजिए कितने दिन से अधिक के लिए निलंबित नहीं की जा सकती, 10 दिन से अधिक के लिए निलंबित नहीं की जा सकती। दूसरा ये कहता है कि जब निलंबन हो गया, स्वाभाविक सी बात है, जब आपकी अनुज्ञप्ति निलंबित है, जांच चल रही है, उस अवधि के दौरान जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी है वो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। कुल मिला के एक तरीके से सस्पेंड हो गया है। अब ये जो सस्पेंड हो चुका है तो ये अपना काम नहीं करेगा। क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करता है। जब इसका सस्पेंशन हो चुका है तो उस अवधि में जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए 26 धारा, इसको थोड़ा सा, धारा 26, धारा 26 जो है अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना से संबंधित है। जो ऊपर अनुज्ञप्ति निलंबित की गई थी या प्रतिसंहरण की जा रही है उसकी सूचना, निलंबन की सूचना कह लीजिए इसको, क्या है जी, निलंबन की सूचना। बगैर सूचना के निलंबन नहीं कर सकते, तो निलंबन की सूचना से संबंधित है, या अनुज्ञप्ति जो वापस ली जा रही है उसकी सूचना से संबंधित है धारा 26। इसमें देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है कि जहां किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की कोई अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहरण कर दी जाती है या कर दी गई है, वहां नियंत्रक यथास्थिति ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण की एक सूचना उसके द्वारा रखे जाने वाले डाटा संचय में प्रकाशित करेगा। तो ये कह रहा है कि जब जहां किसी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की कोई अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहरित कर ली गई है, मतलब उसका जो लाइसेंस था वो क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है,
वहां नियंत्रक यथा स्थिति ऐसे निलंबन या प्रतिसरण की एक सूचना कौन देगा? नियंत्रक देगा। सूचना कौन देता है? नियंत्रक। ये भी याद रखेंगे, नियंत्रक। अब नियंत्रक क्यों दे रहा है? क्योंकि नियंत्रक ही तो उसकी अनुज्ञप्ति जो है उसको निलंबित कर रहा है। किसकी? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति कौन निलंबित कर सकता है? नियंत्रक। ये भी याद रखेंगे आप कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति का निलंबन किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रक के द्वारा किया जाता है। तो सूचना भी कौन देगा? स्वाभाविक सी बात है, सूचना भी नियंत्रक ही देगा। तो सूचना जब नियंत्रक दे रहा है, इसमें लिखा है कौन सा पढ़ रहे थे? 26 का पहला, नियंत्रक यथा स्थिति ऐसे निलंबन प्रतिशत की एक सूचना, उस सूचना उसके द्वारा रखे जाने वाले डाटा संचयन में प्रकाशित करेगा। तो ये सूचना कहाँ प्रकाशित करेगा? ये कह रहा है सूचना। नियंत्रक उसकी सूचना कहाँ प्रकाशित करेगा? ये लिखा है उसके द्वारा रखे जाने वाले डाटा संचयन। ये थोड़ा सा शब्द है, डाटा संचय। संचय में क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। डाटा संचय में क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। प्रकाशित करेगा। डाटा संचय में प्रकाशित करेगा मतलब ये टेक्निकल वर्ड है, मतलब जो उनकी साइट वगैरह होती हुई जहाँ इनका डाटा भरा रहता होगा, जिसमें नोटिफिकेशन वगैरह आते होंगे ना, तो उस तरीके का जो भी साइट वगैरह इनकी होगी जहाँ अपलोडिंग करते होंगे, तो ये उसकी सूचना क्या करेंगे? एक तरीके से आप इतना याद रखें, उस सूचना को ये क्या करेंगे? अपलोड कर देंगे। कहाँ करेंगे? जो भी इनकी साइट होगी, जो भी इनका डाटा जहाँ भी रखा जाता होगा नियंत्रक वगैरह की, इनकी सबकी एक साइट रहती है, तो उस साइट पर ये क्या करेंगे? अपने डाटा को, यानी सूचना को, सूचना मतलब डाटा के रूप में, डाटा के रूप में ये क्या करेंगे? उसको प्रकाशित कर देंगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है इसलिए प्रकाशित करेंगे ताकि लोगों को ये पता पड़ जाए कि ये प्रमाणकर्ता, जैसे आप जानते हैं ना, जितने भी लाइसेंसी होते हैं, जिस किसी भी चीज के लाइसेंसी होते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है, उनकी एक साइट होती है, उस पर सबके लाइसेंसियों के नाम रहते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति। कोई कंपनी अपने ऑथराइज डीलर बनाती है तो उसकी एक लिस्ट रहती है उसकी साइट पे, ऐसे ही उनके नियंत्रक का है। जितने ऑथराइज होते हैं उनकी लिस्ट रहेगी, और जितनों की निलंबित कर देगी उनकी भी लिस्ट होगी। तो उसी तरीके का ये कह रहा है, ये क्या करेगा? और सूचना को क्या कर देगा? अपनी साइट पे अपलोड कर देगा। एक प्रकार से डाटा संचयन प्रकाशित करेगा, यानी उस सूचना को क्या करेगा? अपनी साइट पे क्या करेगा? अपलोड कर देगा, ताकि लोगों को ये पता पड़ जाए कि ये जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी है, अब इनकी अनुज्ञप्ति समाप्त हो चुकी है, इनकी अनुज्ञप्ति वापस ले ली गई है। ठीक है। दूसरा कहता है जहां एक या अधिक निधान विनिर्दिष्ट किए गए हैं, वहां नियंत्रक यथा स्थिति ऐसे निलंबन या प्रतिसंघ की सूचना ऐसे सभी निधानों में प्रकाशित करेगा। निधान मतलब तरीके, तरीके। निधान मतलब क्या है? तरीके। मतलब जहां अधिनियम द्वारा एक या एक से अधिक अगर उसके प्रकाशन के तरीके बताए गए हैं, तो जितने भी प्रकाशन के तरीके बताए गए हैं उसने ही उसी उन्हीं तरीकों से क्या करेगा? उसका प्रकाशन करेगा। जैसे अगर ये कहा गया कि साइट पे भी निकलवाओ, अखबार में भी निकलवाओ, नोटिफिकेशन भी निकलवाओ, तो जितने तरीके इस अधिनियम में बताए गए हैं, ये उतने तरीकों से क्या करेगा? उसका प्रकाशन करेगा। मतलब अपनी साइट पे भी अपलोड कर देगा, उसके बाद अलावा न्यूज़पेपर में भी निकलवा देगा कि भाई ये इनकी अनुज्ञप्ति का क्या कर दिया कि निलंबित कर दिया गया। तो जितने भी तरीके बताए गए हो उन तरीकों से ये क्या करेगा? सूचना का प्रकाशन करवाएगा। परंतु इसमें जुड़ा है, परंतु यथा स्थिति ऐसे निलंबन या प्रतिसरण की सूचना से युक्त डाटा संचय ऐसी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा जो दिन रात पहुंच में हो। तो वेबसाइट की बात कह रहा था, देखिए क्लियर हो गया ना। तो कैसी वेबसाइट होगी? जो दिन रात 24 घंटे काम करती हो, लोगों तक पहुंच सकती हो। तो ये बात, वेबसाइट कैसी होना चाहिए? दिन रात काम करती हो, दिन रात, और सबसे बड़ी बात लोगों तक पहुंचती हो। ऐसी कोई वेबसाइट ना हो कि भैया जिस तक आप पहुंच ही नहीं पाओ। बिल्कुल प्राइवेट टाइप की नहीं होनी चाहिए, लोग वेबसाइट होनी चाहिए जो जनता जिसको देखते हैं वो लोग खोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो उस तरीके की वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है। परंतु और कहता है, एक और परंतु इसमें, दूसरा परंतु कहता है, परंतु यह और कि यदि नियंत्रक आवश्यक समझे तो वह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या अन्य मीडिया में जिसे वह उपयुक्त समझे डाटा संचयन की अंतर वस्तु को प्रकाशित कर सकता है। तो ये कह रहा है अन्य माध्यमों में, मतलब अगर अन्य माध्यम वही होते हैं, पेपर हो गया, अखबार हो गया, आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, कोई भी अन्य माध्यम होते हैं, तो उन माध्यमों से अगर वो उपयुक्त समझता है तो उन माध्यमों से भी वो इसके निलंबन के प्रकाशन की सूचना जारी करवा सकता है। तो अगर अन्य माध्यमों में से चाहे तो मतलब अपनी साइट पे तो डाल ही देगा। इसके अलावा अन्य माध्यम बताए गए हैं, अन्य तरीके बताए गए, जितने भी तरीके बताए उन तरीकों से ये प्रकाशित कराएगा। इसके अलावा अपनी साइट पे अपलोड करेगा,
और अगर अन्य तरीके मतलब अगर ये अखबार में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे अगर प्रचार उसका करना चाहे, अगर उपयुक्त समझता है, तो वहां पर भी ये क्या करा देगा, उसका प्रकाशन वगैरह करा देगा। अब देखिए सेक्शन 27 यही देख लीजिए, सेक्शन जो है आपका 27, ये सेक्शन जो 27 है आपका प्रत्यायोजन की शक्ति से संबंधित है। डेलीगेट, प्रत्यायोजन मतलब सौंपना, प्रत्यायोजन मतलब अपनी चीजों को दूसरों को सौंपना, है ना, उसको कहते हैं प्रत्यायोजन। आपके पास कोई चीज है या कोई पावर है, आपने दूसरे को दे दिया, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन, तो प्रत्यायोजन से संबंधित है धारा 27। तो याद रखेंगे कि प्रत्यायोजन से संबंधित केवल एक शब्द याद रखना है आपको, प्रत्यायोजन, है ना, या इंग्लिश में याद रखिए डेलीगेट, है ना, इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल है, डेलीगेट करना, किसी को गिफ्ट कर दिया आपने, सौंप दिया, तो डेलीगेट करना कितने में है, 27 में, ये याद रखेंगे। देखिए क्या कहता है, नियंत्रक इस अध्याय के अधीन नियंत्रक की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपनियंत्रक, सहायक नियंत्रक या किसी अन्य अधिकारी को लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकेगा। किसको कर सकेगा, नियंत्रक जो है, कुल मिला के ये कह रहा है कि नियंत्रक अपनी शक्तियों में से कोई भी शक्ति, या तो अपनी शक्तियों में से कोई भी शक्ति वो किस किस को दे सकता है, स्वाभाविक सी बात है उपनियंत्रक, इसके नीचे कौन होते हैं, उपनियंत्रक होता है, और सहायक नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, सहायक नियंत्रक या फिर कोई अन्य अधिकारी हो सकता है, अन्य अधिकारी। तो अन्य अधिकारी वगैरह जो होते हैं, अन्य अधिकारी या प्राधिकृत, प्राधिकारी, या अन्य अधिकारी को, अन्य अधिकारी को कैसे दे सकता है, लिखित रूप में, लिखित रूप में तो देना ही पड़ेगा, तो ये तो लिखने की बात नहीं। प्रत्यायोजन का कुल मिला के ये अर्थ है कि अपनी शक्तियों को, अपने पावर को किसी दूसरों को सौंप देना। तो जब नियंत्रक को अगर ठीक लगता है तो वो अपने पावर जो है, अपनी शक्तियां जो है, किन किन को सौंप सकता है लिखित रूप में, किन किन को सौंप सकता है, उपनियंत्रक, सहायक नियंत्रक या अन्य कोई अधिकारी होते हैं और जिनको वो उचित समझता है, उन अधिकारियों को अपनी शक्तियां सौंप सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है काम के विभाजन के लिए। अब पूरे काम नियंत्रक एक अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो अपने काम को बांटेगा ना। तो इसीलिए ये वाली जो है, जो वाला जो सेक्शन है हर एक्ट में लगभग जोड़ा रहता है। इसीलिए जुड़ा रहता है कि कोई भी व्यक्ति, आपको हमने कोई काम सौंप दिया, तो अब आप अकेले तो नहीं कर पाओगे, आपकी मदद के लिए जितने भी लोग हैं आप क्या करोगे, उनको बांटोगे ना, हिस्सों में बांटोगे, तोड़ोगे कि भाई तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना। तो उसी तरीके की ये शक्ति होती है। नियंत्रक क्या करेगा, अपने पावर को, जो उपनियंत्रक है, सहायक नियंत्रक है या अन्य जो अधिकारी हैं जिनको वो उचित समझता है, उन अधिकारियों को वो शक्ति दे सकता है। जो भी शक्ति वो उपयुक्त समझता है उनमें से कोई भी शक्ति वो उनको दे सकता है, लिखित रूप में देगा, है ना, मौखिक नहीं देगा, कैसा देगा, लिखित रूप में। तो लिखित रूप में इनको क्या कर सकता है, वो अपना प्राधिकार दे सकता है। डेलीगेशन से संबंधित है, सेक्शन याद रखना बस, बाकी तो उसमें सिंपल बात है। ये तो आप जानते हैं कि नियंत्रक है तो किस किस को देगा, उपनियंत्रक, सहायक नियंत्रक और अन्य जो अधिकारी उपयुक्त होते हैं उसको लगते हैं, उनमें से किसी भी अधिकारी को वो अपनी शक्तियां अगर देना चाहे तो दे सकता है। अब देखिए धारा 28, जो धारा 28 है आपके, वो उल्लंघनों का अन्वेषण करने की शक्ति, ये काय की शक्ति, अन्वेषण की, काय का अन्वेषण हो रहा है, उल्लंघन का, जो इस अधिनियम के तहत जो उल्लंघन किया गया उसका। इसमें कह रहा है, पहला क्लॉज, दो ही क्लॉज है इसमें, पहला क्लॉज कहता है नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन का अन्वेषण करेगा। तो कुल मिला के याद रखना है आपको कि भाई कौन कर सकता है उल्लंघनों का, उल्लंघनों का अन्वेषण कौन कर सकता है, अगर इस अधिनियम के तहत किसी नियम विनियमन का उल्लंघन किया गया है तो उसका अन्वेषण कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, याद रखना है, नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, बस आपको इतना याद रखना है। इसमें कौन कर सकता है, या तो नियंत्रक करेगा, या तो नियंत्रक स्वयं करेगा, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, या उसके द्वारा, उसके द्वारा, ये याद रखना है, पूछा जाता है, उसके द्वारा प्राधिकृत, प्राधिकृत कोई अधिकारी, कोई अधिकारी,
अधिकारी या प्राधिकारी लिखा हो एक ही बात है, ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो कि अधिकारी लिखा, प्राधिकारी क्या होता है, अधिकारी क्या होता है ना। प्राधिकारी सही शब्द होता है वैसे। तो नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, है ना। तो ये याद रखना है कि अगर इस अधिनियम का कोई उल्लंघन, क्वेश्चन आएगा कि इस अधिनियम से संबंधित किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसका अन्वेषण किसके द्वारा किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, या तो नियंत्रक करेगा, स्वयं कर सकता है, या उसके द्वारा, किसके द्वारा, नियंत्रक के द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उस मामले का क्या कर सकता है, अन्वेषण कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। सॉरी बी नहीं है, दूसरा है। दूसरा देखिए क्या कहता है, नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आय कर अधिनियम 1961 के अध्याय 13 के अधीन आयकर प्राधिकारियों को प्रदत्त है, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग उस अधिनियम के अधीन अधिकथित सीमाओं के अधीन रहते हुए करेगा। तो अब ये भी याद रखेंगे कि भैया जो नियंत्रक वगैरह है, नियंत्रक है या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है नियमों के उल्लंघन का, तो वो किन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो इसमें आपको लिखना, याद रखना है आयकर अधिनियम 1961, ये याद रखना है। अधिनियम का नाम कौन सा अधिनियम है, आयकर। कौन सा अधिनियम, आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम है 1961, तो ये अधिनियम है, इसका नाम याद रखना है आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 13 के अधीन आयकर प्राधिकारियों को, बस इतना याद रखना है। कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो जिन शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं, आयकर अधिकारी करते हैं, बस ये इतना याद रखना। यह अन्वेषण के मामले में किन शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिन शक्तियों का प्रयोग आयकर अधिकारी करते हैं उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, बस इतना सा याद रखना। कौन सी शक्ति, आयकर अधिकारियों की शक्तियों का। इसमें क्वेश्चन आएगा कि आयकर अधिकारियों की शक्ति, पुलिस की शक्ति, सिविल न्यायालय की शक्ति, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको याद रखना है कि कौन सी किन अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करता है, वो आयकर अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करेगा, ना कि पुलिस की शक्तियों का। तो याद रखेंगे किन शक्तियों का प्रयोग करेगा, आयकर अधिकारियों की शक्ति का। तो ये आपको याद रखना है इसमें कि जब वो नियंत्रक जो है इस अधिनियम के जो नियम वगैरह है उनके उल्लंघन की जांच करता है तो किन अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये भी और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। दो फैक्ट है इसमें और दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है कि अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है, नियमों के उल्लंघन का इस अधिनियम के तहत नियंत्रक कर सकता है या फिर वो किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कर सकता है अन्वेषण करने के लिए। दूसरा, वो इस अन्वेषण के करते समय किन अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करता है, तो याद रखना है आयकर अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, इतना सा आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद 28 के बाद आता है 29, सेक्शन 29। सेक्शन जो 29 है वो कंप्यूटर और डाटा तक पहुंच से संबंधित है। क्या है, पहुंच, कहां तक, डाटा तक पहुंच, डाटा तक पहुंच। ठीक है, तो डाटा तक पहुंचे, कंप्यूटर और डाटा, इसीलिए कंप्यूटर लिखा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाटा तक पहुंच से संबंधित है ये कुल मिला के। तो ये याद रखना कि डाटा तक पहुंच से संबंधित कौन सा धारा है, धारा 29 जो है डाटा तक पहुंच से संबंधित धारा है। इसमें भी देखिए दो क्लॉज इसमें दिए गए हैं। पहला क्लॉज देखिए क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है धारा 69 की उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास यदि यह संदेह करने का उचित कारण है कि इस अध्याय के उपबंधों का कोई उल्लंघन किया गया है तो उसे किसी कंप्यूटर प्रणाली किसी साधित्र डाटा, मतलब संरक्षित जो भी डाटा होता है, या ऐसी प्रणाली से संबंधित किसी अन्य सामग्री तक ऐसे कंप्यूटर प्रणाली में उपलब्ध या अंतर्विष्ट कोई सूचना या डाटा भी प्राप्त करने के लिए उसमें तलाशी करने या करवाने के लिए पहुंच होगी। तो ये कह रहा है भाई डाटा तक पहुंच किसकी है, मतलब जब भी नियंत्रक को लगता है, या तो नियंत्रक स्वयं करता है या इसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी होता है, या प्राधिकृत अधिकारी हो सकता है। प्राधिकृत मतलब जिसको पावर दिया गया है, प्राधिकृत का अर्थ ही होता है जिसको आपने पावर दिया है, जिसको सौंपा है, जिसको आपने लायबिलिटी सौंपी, ऐसा व्यक्ति। तो या तो नियंत्रक हो सकता है या कोई प्राधिकृत अधिकारी हो सकता है। कब, जब इसको लगता है कि इस अधिनियम के संबंध में कोई उल्लंघन किया गया है, नियमों से संबंधित कोई उल्लंघन किया गया है, जो ऊपर अपन पढ़ते वही कह रहा है कि इसको ये लगता है कि इस अधिनियम से संबंधित किन्हीं उपबंधों का क्या किया गया है, उल्लंघन आदि किया गया है,
तो ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार का डाटा हो, चाहे कंप्यूटर में कहीं भी भरा हो, किसी भी तक जहां भी हो, वो कुल मिला के अपन को उससे मतलब नहीं है। तो जहां तक कंप्यूटर का कोई भी डाटा हो सकता है, किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है, किसी भी प्रणाली में संरक्षित डाटा हो सकता है, तो उस डाटा तक कौन पहुंच सकता है, ये क्या कर सकता है, उसकी जांच आदि कर सकता है। क्या कर सकता है, अंतर्विष सूचना या डाटा भी प्राप्त करने के लिए उसकी तलाशी करने या करवाने के लिए पहुंच होगी। तो ये क्या कर सकता है, उसकी तलाशी करा सकता है। क्या कर सकता है, तलाशी। तलाशी मतलब उस तक पहुंच सकता है उसकी। अब इसमें तलाशी कोई व्यक्ति तो है नहीं, डाटा है, तो ये डाटा की क्या करा सकता है, तलाशी करा सकता है, कुल मिला के उसकी छानबीन करा सकता है। तो जो भी डाटा है, अगर इसको लगता है इस अधिनियम से संबंधित किन्हीं नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो उस क्या कर सकता है, उस डाटा आदि की क्या करा सकता है, तलाशी आदि करा सकता है। तो अपने अपने मतलब का तो कितना कितना है कि कौन कराता है, डाटा तक पहुंच किसकी होती है, नियंत्रक की होती। कब, जब इसको लगता है कि इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। तो नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी, मतलब जिसको नियंत्रक ने प्राधिकृत कर रखा हो, तो ऐसा कोई अधिकारी जब कब कब डाटा तक पहुंच होती है इसकी, जब इसको लगता है कि इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। तो जो भी डाटा है, जो भी डाटा है उस तक ये पहुंच सकता है, उसकी छानबीन कुल मिला करके कर सकता है। या तो स्वयं करेगा या इसके द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी है वो करेगा, जिसको इसने पावर दे रखा है। दूसरा कहता है उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके भार साधन में कंप्यूटर प्रणाली या डाटा साधित या सामग्री है, वह उसके प्रचालन से अन्यथा संबंधित है, ऐसी युक्तियुक्त तकनीक और अन्य सहायता जिसे वह आवश्यक समझे प्रदान करने के लिए आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा। प्रचालन से अन्यथा संबंधित है, किसी युक्तियुक्त तकनीक और अन्य सहायता। ये कह रहा है कि भैया आप किसी के डाटा में आप जाओगे, किसी का डाटा तलाश रहे हो, आपको लग रहा है कि इनका उल्लंघन किया गया है, तो अब डाटा तक पहुंचना कोई आसान तो बात होती नहीं, किसी ने पासवर्ड डाल रखी, बहुत सी चीजें डाल रखी हैं। तो ये कह रहा है, उसी के बारे में कह रहा है, प्रचालन से अन्यथा संबंधित। प्रचालन से मतलब उस चीज से संबंधित, अन्यथा संबंधित कोई अगर व्यक्ति है, प्रचालन प्रचालन से अन्यथा, मतलब इससे अन्यथा जो भी व्यक्ति, जिन व्यक्ति की भी इनको आवश्यकता होती है, प्रचालन से अन्यथा है ऐसी युक्तिक तकनीक और अन्य सहायता जिसे वह आवश्यक समझे प्रदान करने के लिए आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है। तो आदेश द्वारा या निर्देश दे सकता है किसके, कई बार आप मान लीजिए किसी के डाटा तक पहुंचे नहीं खुल रहा है, तो उनको जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी होते हैं ना, एक्सपर्ट होते हैं कुल मिला के, उनकी अगर ये मदद चाहते हैं तो उनको ये आदेश पारित कर सकते हैं, आप उनकी सहायता आदि देने के लिए। तो ये उसी के बारे में कह रहा है कि अगर इन्हें जरूरत पड़ती है कि नियंत्रक हो या प्राधिकृत अधिकारी हो, इनको किसी भी मामले में जब ये तलाशी कर रहे हैं, डाटा तक पहुंच रहे हैं, तो इनको जरूरत है उस डाटा तक पहुंचने की, तो ये कह रहे हैं जो प्रचालन से अन्यथा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो ये उसकी क्या ले सकते हैं, हेल्प आदि ले सकते हैं, और उसके लिए उसे आदेश पारित कर सकते हैं। किसके लिए, हेल्प के लिए, जो भी हेल्प होती है। ठीक है। अब तीसरा तीस देखिए, तीस क्या कहता है। तीस कहता है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा कतिपय क्रियाकलापों का अनुसरण किया जाना। ये कह रहा है कि प्रमाणकर्ता जो प्राधिकारी, किसकी बात आ गई है, प्रमाणकर्ता। ये प्रमाणकर्ता जो प्राधिकारी है वो ले रहा है कि कतिपय प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा। ये नीचे जो प्रक्रिया बताएगी वो क्या करेगा, उन प्रक्रियाओं का पालन करेगा। प्रक्रिया, तो वो प्रक्रिया कौन कौन सी वो नीचे दे रखी है कि कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन करेगा। पहला लिखा है प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, ए कहता है इसमें, देखिए ए क्या कहता है, ए कहता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ऐसी प्रक्रियाओं का उपयोग करेगा जो अतिक्रमण और दुरुपयोग से सुरक्षित हो। तो ये कुल मिला के ये कह रहा है कि इस तरीके के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं इसीलिए, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इस तरीके के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल करेगा वो जो अतिक्रमण और दुरुपयोग से सुरक्षित हो। किससे सुरक्षित हो, अतिक्रमण, अतिक्रमण और दुरुपयोग। ठीक है। अतिक्रमण और दुरुपयोग का अर्थ क्या है, मतलब इस तरीके के सॉफ्टवेयर डाले जाएंगे कि कोई भी आपके सिस्टम को हैक नहीं कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हैकर होते हैं उस सिस्टम को हैक करते हैं, तो उसके लिए कई सॉफ्टवेयर, एंटी वायरस जो सॉफ्टवेयर भी आते हैं, कई तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं, तो इन ये अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं। तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की चीजें हैं,
इस्तेमाल करेंगे कि कोई दूसरा उस पे ना तो अतिक्रमण कर सके उसका, ना ही कोई दुरुपयोग कर सके, है ना। तो इस तरीके के लिए क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह और हार्डवेयर वगैरह दोनों की बात कर रहे हैं, चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, तो दोनों का इस्तेमाल करेंगे जिससे दूसरों की जो अतिक्रमण ना हो पाए उसका और दुरुपयोग ना हो पाए। मतलब आपका सिस्टम है अगर, तो उसका इस्तेमाल आप ही कर पाए, इस तरीके का कोई हार्डवेयर हो सकता है कि आपके अलावा कोई दूसरा नहीं करे। सॉफ्टवेयर उसकी इंटरनल चीज हो जाती है कि कोई जब आप कोई उसको चला रहे हैं तो कोई दूसरा उसमें एक्सेस नहीं कर पाए, दूसरा उसमें प्रवेश ना कर पाए आपके अलावा, है ना। तो इस तरीके, या कोई चला भी रहा है तो गलत उस तरीके से उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर पाए डाटा के साथ, तो इस तरीके की बात कह रहा है। सुरक्षित होना चाहिए कुल मिला के। दूसरा कह रहा है अपनी सेवाओं में विश्वसनीयता का युक्ति स्तर उपलब्ध कराएगा और आश्रित कृत्यों के निर्वहन के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त हो। तो ये कह रहा है अपनी सेवाओं में विश्वसनीयता का युक्तियुक्त स्तर, काय का स्तर, विश्वसनीयता का, विश्वसनीयता का, बस तो इतना ही बहुत है, विश्वसनीयता का स्तर। मतलब अपनी सेवा में विश्वसनीयता का युक्तियुक्त स्तर उपलब्ध कराएगा जो आश्रित कृत्यों के निर्वहन के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त, मतलब जो भी काम ये करता है उसके लिए विश्वसनीयता का एक स्तर होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट कर सके, लोग आप पे क्या कर सके, एक भरोसा कर सके, जो भी आप काम करते हैं तो आपका स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि लोग आपके कृत्यों पर, कार्यों पर क्या कर सके, भरोसा कर सके। तो ये उसी का काम कर, ये कॉमन बातें हैं, वैसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगला कहता है यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों की गोपनीयता और एकांतता सुनिश्चित हो सके। तो ये भी सुनिश्चित करेगा, सुनिश्चित किस बात का सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, काय का, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह आगे वगैरह जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों की गोपनीयता और एकांतता, इनकी क्या है, गोपनीयता, गोपनीयता और एकांतता, तो इनकी गोपनीयता और एकांतता क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके, इसका भी ये क्या करेगा, इसका भी ये उपबंध करेगा। अगला कहता है इसी में सी ए, सी ए और है इसमें, इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्रों का निदान होगा। ये अलग से जोड़ा है, हाँ ये क्या कह रहा है, इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र का, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र का क्या होगा, निदान होगा, निदान। अगला इसमें डी कहता है, देखिए इसको देखें, इस अधिनियम के अधीन जारी की गई जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर दिस, निदान मतलब इस अधिनियम के तहत जो भी नियम बनाए गए हैं उनके अधीन क्या किया जाएगा, उनको जारी किया जाएगा, इस अधिनियम के तहत ही उनका क्या किया जाएगा, उनको जारी वगैरह किया जाएगा। निदान का अर्थ है जी इस अधिनियम के तहत ही उनको क्या किया जाएगा, जारी आदि किया जाएगा, जो नियम वगैरह बनाए गए हैं उनके अनुसार ही उसे क्या किया जाएगा, जारी आदि किया जाएगा इस अधिनियम के तहत। अगला कहता है अपनी पद्धतियों, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्रों और ऐसे प्रमाण पत्रों की वर्तमान परिस्थिति की बाबत सूचना का प्रकाशन करेगा। तो ये कह रहा है जो भी चिन्ह वगैरह उनकी वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति भी कह रहा है कि वर्तमान स्थिति, तो ये भी कोई खास नहीं है, स्थिति के बारे में क्या करेगा, बताएगा, वर्तमान स्थिति वगैरह क्या है उसके बारे में। अगला कहता है डी, देखिए इसका डी कहता है ऐसे अन्य मानकों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाए। तो मानक, जो भी मानक विनियम बनाए गए हैं, शर्तें रखी गई हैं, उन मानकों का क्या करेगा, मानव नहीं मानक, मानक का क्या करेगा जी, इस्तेमाल, जो मानकों का कुल मिला के क्या करेगा, पालन आदि करेगा। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्लॉज, इसमें तो थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ये कोई खास नहीं ना, इसमें से कुछ आएगा आपका, क्योंकि कॉमन सी बातें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके पेपर में बने। हाँ इसमें पहली बार जो तुमने पढ़ा था उनमें था, देखिए उसको मिटा। अब देखिए सेक्शन 31, देखिए इसमें सेक्शन 31 क्या कहता है,
सेक्शन 31 कहता है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अधिनियम आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। ये कह रहा है ये भी आप पढ़ लीजिए, ये क्या कह रहा है, सुनिश्चित करेगा मतलब जो अधिनियम है उसके पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको सुनिश्चित करना। किस चीज को सुनिश्चित करना, कि ये जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं इसका पालन ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी सुनिश्चित करना। ये कहता है प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित या अन्यथा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने नियोजन या नियुक्ति के दौरान इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और किए गए आदेशों का, उपबंधों का पालन करता है। तो ये कह रहा है, इसमें तो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं, ना लिखना है इसमें। ये क्या कह रहा है, ये जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी होता है इसके नीचे जो भी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, तो वो ये क्या ध्यान रखेगा कि भाई जो इस अधिनियम के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, है ना, उनका पालन ये वो ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो उसकी निगरानी भी रखेगा। जो कौन, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के नीचे जो भी कर्मचारी, अधिकारी वगैरह जो काम करते हैं उनके बारे में कह रहा है कि उसकी नजर कौन रखेगा, उन पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी नजर रखेगा और ये देखेगा कि इस अधिनियम का जो पालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई खास नहीं है। अब देखिए 32, सेक्शन 32 क्या कहता है, 32 कहता है अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण। ये याद रखेंगे आप, ये सेक्शन याद रखेंगे, काय का अभ्यर्पण, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति का, एक मिनट, 32 में अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण नहीं है, संप्रदर्शन है, सॉरी, 33 में अभ्यर्पण है, संप्रदर्शन है इसमें, संप्रदर्शन। ये भी सेक्शन याद रख सकते हैं आप, संप्रदर्शन। तो संप्रदर्शन है मतलब इसको संप्रदर्शन का जैसे शब्द वैसे ही है इसमें, मतलब आपकी जो अनुज्ञप्ति है, आप जो काम काज करते हैं तो एक टांग लेते हैं ना लोग, उस तरीके की बात कह रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपनी अनुज्ञप्ति को उस परिसर के उस सहजदरस स्थान पर जिसे वह अपना कारोबार करता है संप्रदर्शित करेगा। मतलब आपके कारोबार के स्थान पे आपको जो मिलता है लाइसेंस, उसको मड़वा के बढ़िया फ्रेमिंग करा के क्या करना पड़ेगा, आपको टांगना पड़ेगा। तो उसके बारे में कह रहा है कि आपको आपकी अनुज्ञप्ति का संप्रदर्शन करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा ऑनलाइन वाले टांगे रहते हैं ना, मेडिकल वाले तो टांगे ही रहते हैं, तो उस तरीके की आपको लाइसेंस जो है अपने दीवार पर टांग के रखना पड़ेगा, ताकि लोग बाग देख के समझ जाए कि भैया आपको अनुज्ञप्ति है, लाइसेंस है। वकील लोग भी देखता होगा आपने चैम्बर में टांगे रहते हैं, तो इस तरीके से भी इनको भी क्या करना पड़ेगा, अपनी अनुज्ञप्ति को टांग के रखना पड़ेगा। अब देखिए सेक्शन 33 में है, ये है आपका अभ्यर्पण, काय का, अनुज्ञप्ति का। अभ्यर्पण से संबंधित है मतलब सरेंडर करना। सरेंडर करना मतलब कि ये खुद कर रहा है, कौन खुद कर रहा है, जिसको अनुज्ञप्ति दी गई थी वो खुद चाह रहा है कि भैया अब मुझे नहीं चाहिए, आप तो ले लो वापस। ये वो वाली कंडीशन है कि भैया हमको अनुज्ञप्ति मिली थी, अब हमको लगता है कि भाई हम नहीं चला पा रहे, आप वापस ले लो। तो उसके बारे में कह रहा है ये। देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है, ये सेक्शन याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है ना। अभ्यर्पण पूछा जाता है कि अभ्यर्पण किस सेक्शन में है, तो याद रखेंगे अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्पण कितने में है, 33 में है, और उसका प्रदर्शन कितने में है, 32 में है। 33 में, 32 में प्रदर्शन और 33 में उसकी वापसी है, अभ्यर्पण। अभ्यर्पण कह लीजिए वापसी, ठीक है, तो ये वापसी हो गई उसकी। अब देखिए ये क्या कहता है पहला क्लॉज इसका, पहला क्लॉज कहता है ऐसा प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसहन कर दी गई है, निलंबन या प्रतिसहन के ठीक पश्चात नियंत्रक को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा। पहला तो ये कह रहा है कि भैया जब किसी की अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है या समाप्त कर दी गई, क्या कर दिया गया है, निलंबन, निलंबन कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है, इसमें लिखा है निलंबन या प्रतिसहरण के ठीक पश्चात नियंत्रक को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा। तो जब इनकी अनुज्ञप्ति निलंबित हो जाती तो ये कह रहा है तो किसको सौंपेंगे जी अपनी अनुज्ञप्ति, जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी किसको सौंपेंगे, नियंत्रक को। ये याद रखेंगे, किसको सौंपेंगे, नियंत्रक को। तो ये याद रखना है कि जब इनका निलंबन हो जाता है अनुज्ञप्तियों का, तो जी आपके उसके ठीक बाद, कब, जब जैसे ही निलंबन हो गया उसके ठीक बाद, तुरंत बाद ये किसको सौंप देंगे अपनी अनुज्ञप्ति, अपनी अनुज्ञप्ति ये नियंत्रक को सौंपेंगे। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा देखिए इसका क्लॉज क्या कहता है, दूसरा कहता है जहां कोई प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन किसी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करने में असफल रहेगा, इसके लिए वहां वह व्यक्ति जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति जारी की गई है अपराध का दोषी होगा और कारावास से जो 6 माह तक
की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये इसके लिए भी दंड की व्यवस्था करता है कि भैया आपने अगर अनुज्ञप्ति नहीं सौंपी, आपकी अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद में आपको उसका सलेंडर नहीं किया, उसको सौंपा नहीं, तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके लिए 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना। ये याद रखेंगे, 6 माह तक। तो कितना? 6 माह तक का कारावास या कितना हो सकता है? 10,000 रुपये तक का जुर्माना। 10,000 रुपये तक का क्या हो सकता है? जुर्माना, या फिर दोनों, या दोनों से दंडित किया जा सकता। तो ये सजा याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करने में असफल रहता है तो उसे कितने दंड से दंडित किया जाएगा? तो याद रखेंगे 6 माह तक का कारावास, जुर्माना कितना हो सकता है? 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों, है ना, जैसी भी स्थिति हो। तो 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना। तो ये भी याद रखना है आपको। और ये भी याद रखना है कि भैया किसको सरेंडर की जाती है अनुज्ञप्ति? जब आपकी प्रतिसंहित हो जाती है तो किसको सौंपी जाएगी? ये नियंत्रक को सौंपी जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ये दो चीजें इसमें कि एक तो नियंत्रक को सौंपी जाएगी और दूसरा याद रखना है कि अगर आप असफल रहते हैं, जो जिसको भी अनुज्ञप्ति जारी की गई थी, अगर ऐसा व्यक्ति असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा से दंडित किया जा सकता है? 6 माह तक के कारावास से या फिर 10,000 रुपये तक के जुर्माने से। कब किया जा सकता है? जब वो सौंपने में या सरेंडर करने में असफल रहता है। अब देखिए सेक्शन 34 जो काय से संबंधित है? 34 प्रकटीकरण से संबंधित है, याद रखेंगे, प्रकटीकरण। 34 काय से संबंधित है? प्रकटीकरण से है। देखिए इसमें पहला क्लॉज देखिए, काय का प्रकटीकरण हो रहा है। ये कहता है प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी विनियमनों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से, विनियमों मतलब जो इस अधिनियम के तहत बनाए गए हैं रेगुलेशंस वगैरह, उनके अधीन रहते हुए, पहला कहता है ए, अपने इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र को प्रकट करेगा। किसको प्रकट करेगा? इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र को क्या करेगा? प्रकट करेगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या करेगा, पहले पूरा पढ़ लीजिए। उससे सुसंगत कोई प्रमाण पद्धति वितरण प्रकट करेगा। पहला तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र को प्रकट करेगा, दूसरा कह रहा है उससे सुसंगत कोई प्रमाणन पद्धति विवरण अगर है, प्रमाणन पद्धति विवरण, प्रमाणन पद्धति विवरण, पद्धति विवरण अगर कोई है तो वो भी क्या करेगा? प्रकट करेगा। उसको भी क्या करेगा? उसको भी प्रकट करेगा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र है उनको प्रकट करेगा, या प्रमाणन पद्धति विवरण वगैरह आदि हैं तो उनको भी प्रकट करेगा। अगला कहता है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी प्रमाण पत्र यदि कोई हो के प्रतिसरण या निलंबन की सूचना प्रकट करेगा। ये प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की जिम्मेदारी बताई गई है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी प्रमाण पत्र यदि कोई हो कि प्रतिसहरण या निलंबन की सूचना, काय की सूचना? प्रतिसंहरण या फिर निलंबन, दो ही चीजें होती हैं, निलंबन। तो इनकी सूचना को भी क्या करेगा? प्रकट करेगा। ये कौन करेगा? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। ये भी करेगा अपनी तरफ से कि भैया हमारा जो है क्या हो गया है? खत्म हो गया है, तो उसके बारे में प्रकट करेगा सूचना को। अगला कहता है ऐसी कोई अन्य तथ्य प्रकट करेगा जो किसी इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र की जिसे उस प्राधिकारी ने जारी किया है विश्वसनीय हो या उस प्राधिकारी की अपनी सेवाओं को निष्पादित करने की योग्यता को तात्विक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो। तो ये कह रहा है अन्य कोई तथ्य, इसमें अन्य लिख लीजिए, अन्य कोई तथ्य। कौन से तथ्य? वो नीचे लिखा है कि ऐसे कोई तथ्य हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र की जिसे उस अधिकारी ने जारी किया है, किसी अधिकारी उसने जारी किया है, विश्वसनीयता को या उस प्राधिकारी की अपनी सेवाओं को निष्पादित करने की योग्यता को तात्विक रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित, मतलब उसको प्रभावित करते हो आदि को। तो इन चीजों को ये क्या करेगा? ये इन सारी चीजों को क्या करेगा? प्रकट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र वगैरह है उनको प्रमाणित करेगा, प्रमाणन पद्धति के विवरण वगैरह होते हैं तो उनको भी ये क्या करेगा? प्रकट करेगा। अगर इसकी लाइसेंस वगैरह प्रतिसंहत वगैरह कर लिया गया है तो उसको भी ये क्या करेगा? प्रकट करेगा। प्रकट मतलब उसको बताएगा, प्रकाशित करेगा एक तरीके से,
है ना, उनको क्या करेगा, बताएगा। जब भी जानकारी लोगों को सूचना देगा, जिसको भी सूचना देना इस अधिनियम के तहत बताया गया है, तो उसको क्या करेगा, ये सूचना जानकारी देगा उनको, है ना। अगला दूसरा क्या कहता है, या अन्य कोई सुसंगत तथ्य है तो उनके बारे में भी ये क्या करेगा, जानकारी उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा, ये प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की जिम्मेदारी है कि जब भी उससे मांगी जाएगी जानकारी इन चीजों से संबंधित, तो वो सारी की सारी जानकारी प्रकट करेगा, यानी वो जानकारी देगा। अगला कहता है दूसरा, जहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय में कोई घटना घटित हुई है या ऐसा कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिससे कंप्यूटर प्रणाली की अखंडता या ऐसी शर्तों पर जिसके अद्यतन उसका इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र अनुदत्त किया गया है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। ये कह रहा है कि भाई जब कोई ऐसी घटना घटित होती है, उसे लगता है कि जिससे कोई कंप्यूटर प्रणाली हो उस पर कैसा प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उसको लगता है कोई गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, कोई गलत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे कोई कभी कभी हो जाता है ना, हैकिंग हुई, कुछ अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, इस तरीके की लगभग कोई घटना अगर घटित होती है जिससे उसे लगता है कि इस पर क्या होगा, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वो क्या करेगा, इसमें ए लिखा है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिससे उससे प्रभावित होने की संभावना है को अधिसूचित करने के लिए युक्त युक्त प्रयास करेगा। तो ये कह रहा है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, कैसे व्यक्ति को, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसे प्रत्येक, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, कौन सा व्यक्ति, उसको जिसको उसको लगता है कि ये जो अटैक, मान लो आप तो ये मानो कि साइबर अटैक हो रहा है कुछ मिला के। अब ये साइबर अटैक होता है तो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए होता है, कि बैंकिंग के क्षेत्र में हो रहा है, कहीं अलग क्षेत्र में हो रहा है, या आपके मान लो आप फेसबुक चला रहे हो उसके संबंध में हो रहा है, तो ये उसी तरीके की बात कह रहा है कि अगर मान लो उसको ऐसा लगता है कि कोई इस तरीके का कोई अटैक होने वाला है, तो जैसे लिखा है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिस जिससे उसको प्रभावित, मतलब जो भी प्रभावित हो सकते हैं, कुल मिला के उसको लगता है कि इनसे कौन कौन से व्यक्ति जो प्रभावित हो सकते हैं, उनको क्या देगा, सूचना देगा, जानकारी देगा, अनुसूचित करने के लिए युक्त युक्त प्रयास करेगा। तो उनको सूचित करने के लिए युक्त युक्त क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। कौन करेगा, प्रमाणकर्ता, इसका यही काम होता है। अब ये मान लीजिए, मान लो आप फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हो, उसका मान लो कोई उस पर कुछ वायरस आ गया, कोई चीज आ गई, तो ये प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जारी करेगा सूचना के भैया व्हाट्सएप पे फलाना फीचर आया, उसको आप ओपन ना करें, उससे क्या हो सकता है, हैक हो सकता है। तो इसी तरीके की बात कह रहा है, जो भी व्यक्ति प्रभावित होते हैं ये उनको सूचना उपलब्ध कराएगा। अब सूचना कोई व्यक्तिगत तो सूचना जाती नहीं है, सीधे सीधा नेट पे आ जाती है, चीजें आ जाती हैं, है ना, न्यूज के माध्यम से आ जाती हैं। तो उपयुक्त जो भी माध्यम है उनके माध्यम से क्या हो जाएगी, जो भी व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं उनको सूचना आदि उपलब्ध करा दी जाएगी। आगे देखिए क्या कहता है, ऐसी घटना अवस्थित अवस्थिति से निपटने के लिए प्रमाणन पद्धति विवरण में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्य करे। अब ये कह रहा है भाई जो भी अटैक वगैरह होता है उससे बचने के लिए जो के कार्य होते हैं, युक्ति जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों को फिर ये करेगा। रोकने के लिए जो भी उचित हो, क्या हो, जो भी उचित होता है ये क्या करेगा, जो भी उचित है वह कार्य करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो भी उचित कार्य होगा उसको रोकने का ये प्रयास अपनी तरफ से ये करते हैं। तो इसी तरीके के ये कौन के काम है, ये आपके प्रमाणकर्ता के कार्य थे, ये कुल मिला के लोगों को जानकारी देना। इसके बाद जो है आपका अध्याय 7 है, एक मिनट, अध्याय 7 में कितना है, 3-4 धाराएं और हैं। चलिए अध्याय 7 देख लेते हैं। अध्याय 7 और देख लीजिए, छोटा है। ठीक है, अध्याय 7 जो है इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र से संबंधित है अध्याय 7। 2-3 धाराएं हैं इसमें, 4-5 होंगी ज्यादा से ज्यादा। देखिए इसमें है पहला सेक्शन 35 है इसमें, सेक्शन 35 ध्यान रखेंगे। सेक्शन 35 है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया जाना, याद रखना है सेक्शन। ये सेक्शन पूछा जाता है किसके द्वारा, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। ये आप पढ़ रहे हैं, कौन जारी करता है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। प्रमाणकर्ता कर्ता प्राधिकारी, तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा क्या जारी किया जाना, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र। कौन जारी करता है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र,
इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, तो किसके द्वारा? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र का जारी किए जाने से संबंधित है। देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है इसमें, इसको जल्दी जल्दी देखिए। इसमें कहता है कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में आवेदन कर सकेगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए। इसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी कराना है तो आप किसको आवेदन करेंगे? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को आवेदन करेंगे। सीधी सी बात है, कहाँ करना पड़ेगा आवेदन आपको? अगर आप जारी कराना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र अगर जारी कराना चाहते हैं तो आपको प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के समक्ष क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसा केंद्र सरकार ने बताया है उस रीति से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को संदेह 25,000 रुपए से अनधिक उतनी फीस संलग्न होगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। दूसरा परंतु और देख लीजिए, उपधारा 2 के अधीन विहित फीस भेद करते समय आवेदकों के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न फीसें भेद की जा सकेंगी। तो ये कह रहा है कि भैया आवेदन के साथ ये याद रखना है आपको कितने हजार की फीस लगाना पड़ेगी? 25,000 का फीस भी देना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि अगर वर्ग है विभिन्न वर्गों के लिए, मतलब किस चीज के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र चाहिए तो उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस हो सकती है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो 25,000 रुपए तक की आपको आवेदन के साथ कुल मिलाकर फीस भी जमा करनी पड़ेगी। नॉर्मली कितनी फीस है? 25,000। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज होता है कि किस उद्देश्य से आप ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र, जिस उद्देश्य के लिए आप ले रहे होंगे उस उद्देश्य के लिए अलग अलग फीसें हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि फीस कितनी लगानी पड़ेगी? 25,000 रुपए तक की आपको आवेदन के साथ फीस भी, या कह लीजिए शुल्क जो है उसका देना पड़ेगा। तीसरा देखिए इसमें क्या कहता है। तीसरा कहता है ऐसा प्रत्येक आवेदन के साथ प्रमाणन पद्धति विवरण संलग्न होगा या ऐसा विवरण नहीं है वह ऐसी विशिष्टियों वाला विवरण संलग्न होगा जो विनियमनों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। तो विवरण, अब आप कोई आवेदन करते हैं तो उसमें आपका विवरण भी तो होगा। प्रमाणन विवरण मतलब आपको जो भी जानकारी वगैरह है प्रमाणन के लिए, जो आपके प्रमाण के जो भी आवश्यक है, कुल मिला के आवश्यक जो भी दस्तावेज है जिनसे जानकारी मिलती है आपके बारे में, वो सारे दस्तावेज वगैरह इनके साथ आपको क्या करने पड़ेंगे? लगाना पड़ेंगे। तो ये कॉमन सी बात है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा। आप बस इतना याद रखें कि 25,000 और ये सेक्शन याद रखें। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। इसमें दो चीजें याद रखना है, ये शुल्क याद रखना है और ये सेक्शन याद रखना है, और ये याद रखना है किसके द्वारा? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। चौथा देखिए, उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उपधारा 3 के अधीन प्रमाण पद्धति विवरण या अन्य विवरण पर विचार करने पर ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र मंजूर कर सकेगा। आवेदन को उन कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे ना मंजूर कर सकेगा। ये तो आप जानते हैं कि जब आपसे आवेदन, पहले तो आपने आवेदन लगाया, फीस भी दे दी, और जो विवरण आपसे मांगे गए थे वो आपने सारे जमा कर दिए। उसके बाद प्रमाणकर्ता जो प्राधिकारी वो क्या करेगा? जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर उसे ठीक लगता है तो या तो आपको अनुमति दे देगा या अनुमति देने से क्या कर देगा? इनकार कर देगा। तो दो ही चीज होती है, तो इसीलिए कोई खास नहीं है, केवल ये फीस शुल्क याद रखना है और दूसरा आपको ये सेक्शन जो है ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, परंतु कोई भी आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को प्रस्तावित नामंजूरी के कारण दर्शित करने के लिए उचित अवसर नहीं दे दिया जाता। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी आवेदन अगर नामंजूर किया जाता है तो जिस व्यक्ति का आवेदन नामंजूर किया गया तो भाई उसको तो सुन लो। प्राकृतिक न्याय क्या सिद्धांत क्या कहता है कि सामने वाले को तो सुन लो। तो यहाँ भी कहता है कि भाई जब किसी का आवेदन आप निरस्त करते हैं तो उसको मौका तो दो सुनवाई का, कि किस वजह से आप आवेदन उसका निरस्त कर रहे हैं, तो उसको तो सुन तो लिया जाए एक बार, उसी के बारे में कहता है। अब सेक्शन देखिए 36 क्या कहता है। 36 देखिए क्या कहता है। 36 कहता है अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने पर व्यपदेशन, अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने पर व्यपदेशन। ठीक है, इसको पहले देख ही लेते हैं। ये कहता है अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्रमाणकर्ता प्राधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि क्या क्या प्रमाणित कर सकता है वो। पहला कहता है कौन प्रमाणित करेगा? अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्रमाणकर्ता प्राधिकारी क्या क्या प्रमाणित कर सकता है। पहला कहता है उसने इस अधिनियम उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है। मतलब ये इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं, इसको सुनिए आप। ये क्या कह रहा है कि इस अधिनियम का क्या किया गया है? पालन किया गया, अनुपालन किया गया है ना। क्या किया गया है? अनुपालन।
इस अधिनियम का क्या किया गया, अनुपालन आदि किया गया है। तो इसके बारे में कर सकता है वो कि विनियम वगैरह का पालन वगैरह ठीक से कर लिया गया है। दूसरा कहता है उसने अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र प्रकाशित किया है या उसे उस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध कराया है, उपयोगकर्ता ने उसे स्वीकार कर लिया है। दूसरा क्या कह रहा है कि उसने अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र को क्या करा है, प्रकाशित कराया है, जो भी या फिर जिस व्यक्ति या जिस पर उसे विश्वास करने वाला जो व्यक्ति है उससे अन्यथा उपलब्ध कराया है। तो इसके बारे में करेगा। तीसरा कहता है उपयोगकर्ता के पास अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के अनुरूप क्या है, प्राइवेट कुंजी है। तो इसके बारे में भी वो कहेगा। अगला कहता है अगला कहता है CA, उपयोगकर्ता के पास ऐसी प्राइवेट कुंजी है जो अंकीय चिन्ह का सृजन करने के लिए समर्थ है। मतलब ये सारी चीजों को प्रमाणित करेगा एक तरीके से। प्रमाणकर्ता प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध की जाने वाली लोक कुंजी के उपयोगकर्ता द्वारा धारित प्राइवेट कुंजी द्वारा लगाए गए अंकीय चिन्ह का सत्यापन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। काय का उपयोग किया जा सकता है, लोक कुंजी का प्राइवेट। ये तो अपन सब चीजें पढ़ चुके हैं, तो इनको बारे में वो पुराण करेगा। अगला कहता है उपयोगकर्ता की लोक कुंजी और प्राइवेट कुंजी मिलकर एक कार्यकारी कुंजी योग का निर्माण करती है। दोनों की मिलकर एक कार्यकारी योग का निर्माण करती है। अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में अंतर्भित सूचना क्या है, सही है। उसके पास किसी ऐसे सारवन तथ्य की जानकारी नहीं है जो यदि उसे अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र सम्मिलित किया गया होता तो उसका खंड का से खंड घा के व्यपदेशन की विश्वसनीयता पर क्या पड़ता, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। तो ये सारी चीजों को उसके द्वारा क्या किया जाएगा, इस तरीके से नोटिफाई किया जाएगा, जारी किया जाएगा कि हाँ भैया ये सारी जो जानकारी दी जा रही है बिल्कुल ठीक है इनकी तरफ से, और इनकी तरफ से ऐसा कुछ व्यपदेशन वगैरह नहीं किया गया। जो भी जो सूचनाएं वगैरह थी इनकी तरफ से बिल्कुल उचित है। ठीक है, तो इसमें भी कोई खास नहीं रखना, इसमें सेक्शन भी कोई खास नहीं है। इसके बाद देखिए सेक्शन 37, देखिए इसको। 37 कहता है अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र का निलंबन। ये क्या से है, निलंबन से है। निलंबन से संबंधित है अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र आदि का निलंबन है। ये कहता है प्रत्येक, इसमें पहला क्लॉज कहता है, इसमें पहला क्लॉज कहता है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसने अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पहला ए कहता है, ए में भी फर्स्ट कहता है कि अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध उपयोगकर्ता से, किससे, जो सूचीबद्ध उपयोगकर्ता है, जो सूची है तालिका है उसमें सूचीबद्ध जो उपयोगकर्ता है जो उसका उपयोग कर रहा है अंकीय चिन्हों का, ऐसा व्यक्ति। तो सूचीबद्ध जो उपयोगकर्ता है उसके बारे में। दूसरा कहता है उस उपयोगकर्ता की ओर से कार्य करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से उस आशय से अनुरोध करने की प्राप्ति। तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, जो सूचीबद्ध है व्यक्ति उसकी तरफ से अन्य व्यक्ति हो सकता है जो कार्य कर रहा है उस व्यक्ति से। दूसरा कहता है यदि उसकी यह राय है कि अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र लोक हित में निलंबित किया जाना चाहिए, अगर उसको कब लगता है कि भैया लोक हित में, किस हित में, लोक हित में, उसको लगता है कि भैया लोक हित में इनका अंकीय चिन्ह है, डिजिटल जो सिग्नेचर है उसको क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। लोक हित में क्या करना चाहिए, निलंबन करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। तो दूसरा कहता है अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र 15 दिन से अनधिक के लिए तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा। अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र 15 दिन से अनधिक के लिए तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उपयोगकर्ता को उस विषय पर सुने जाने का, ये 15 दिन की बात कह रहा है। कब, लोकहित के बारे में कह रहा है कि भाई लोकहित में अगर उसे लगता है कि निलंबन करना चाहिए तो निलंबन कर सकता है, लेकिन 15 शुरुआत में 15 दिन के लिए निलंबित किया जाएगा और 15 दिन के भीतर किसका, जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं जिनको ये अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया गया था उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसको कारण दर्शित करने का मौका दिया जाएगा कि भाई उसका अंकीय चिन्ह क्यों उसको सस्पेंड किया जा रहा है, तो उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। इसमें भी कोई खास नहीं, बस इतना याद रखें जब लोक हित की वहां 10 दिन पड़ा था आपने, यहाँ क्या कह रहा है 15 दिन। यहाँ लोक हित के मामले में ये खुद ही कर रहा है, यहाँ कोई गलती वलती नहीं करी इनको, तो बस ये लग रहा है कि लोक हित में आपका बोले निलंबन करना है तो लोक हित में ये कर रहा है, तो लोक हित में कर रहा है तो वहां ये 15 दिन की शर्तावधि है, ये याद रखेंगे। 15 दिन की अनधिक के, यानी 15 दिन से अधिक के लिए निलंबित नहीं किया जाएगा, उसमें भी इनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। तीसरा कहता है इस धारा के अधीन अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र के निलंबन पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उपयोगकर्ता को उसकी संसूचना देगा। ये तो आप ही जानते ही हैं, जब किसी का निलंबन करोगे तो उसको क्या देना पड़ेगा, उसको सूचना देना पड़ेगा। उसको सूचना देंगे, वो कारण बताएगा, है ना, जो भी कारण वगैरह है उसको लगता है कि भाई वो पूछेगा कि किस वजह से उसका जो है निलंबित आदि किया जा रहा है, तो उसके बारे में।
तो इसमें भी कोई खास नहीं है, निलंबन है बस। 37 में निलंबन है। कैसे? लोकहित में ये निलंबित कर रहे हैं। 37 में क्या कर रहे हैं? लोकहित में इनको लगता है कि भाई इनका निलंबन किया जाना चाहिए। तो ये कितने दिन के लिए निलंबित कर सकते हैं? तो ये याद रखने वाली चीज है कि 15 दिन से अनधिक अवधि के लिए निलंबन इसका नहीं किया जाएगा। अब देखिए 38, देखिए 38। 38 कहता है अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र का प्रतिशहन। ये निलंबन था, ये क्या है? प्रतिशहन। ये प्रतिशहन है, ये क्या है? अनुज्ञप्ति। इसका अंकीय चिन्ह का क्या है? प्रतिशहन है। 38। ये सब सेक्शन याद रखने हैं आपको, ठीक है ना? इनमें सब में सेक्शन ही याद रखने हैं यहाँ तक तो, ठीक है। इनमें सेक्शन के अलावा अंदर कुछ कुछ नहीं आता। छोटी मोटी चीजें हैं तो वो अपन ने पढ़ा है, वो आती हैं। बाकी इसमें ये सेक्शन याद रखना है आपको। ये क्या कहता है? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने द्वारा जारी किया गया अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र उस दशा में प्रतिशहन कर सकता है। किसके द्वारा? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा। जो प्रमाण कर्ता प्राधिकारी ने जो अंकीय चिन्ह जारी किया था उसके बारे में कह रहा है, उसको कब प्रतिसंहन कर सकता है, मतलब वापस ले सकता है। पहला कहता है जहां उपयोगकर्ता उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उस आशय का अनुरोध करे। कब कब? ये याद रखना आपको। नहीं, इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि कब कब कर सकता है। लिखा है जहां उपयोगकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत, मतलब उपयोगकर्ता खुद ही कहता है। उपयोगकर्ता या इसके द्वारा कोई प्राधिकृत जो अधिकार है, कोई व्यक्ति क्या करता है? उससे अनुरोध करता है। मतलब वो खुद चाहता है कि भाई साहब आप वापस ले लो, है ना? तो तब कर सकता। तो ये याद रखना है आपको। दूसरा कहता है उपयोगकर्ता की मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो भी वापस ले सकता है। तीसरा कहता है फर्म का विघटन हो गया या कंपनी का परिसमापन हो गया, हो जाता है यदि उपयोगकर्ता फर्म या कंपनी है। ये कह रहा है तीसरा, फर्म फर्म के बारे में या कंपनी के बारे में कह रहा है, ठीक है। फर्म का क्या हो गया है? या तो फर्म का विघटन हो गया, मतलब फर्म खत्म हो गई, टूट गई है। या फिर मान लो परिसमापन हो गया है, मतलब एक फर्म थी दूसरे में परिसमापन हो गया उसका। तो इन दोनों आधारों पर वो क्या कर सकता है? उसका प्रतिशहन कर सकता है। तो ये याद रखना है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना है। 38 का जो 3 है, उपयोगकर्ता अगर चाहता है या उसकी तरफ से कोई प्राधिकृत व्यक्ति है जो इस्तेमाल करता है वो चाहता है, अनुरोध करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या फर्म और कंपनी का विघटन हो जाता है, तो उसको क्या कर सकता है? वो वापस ले सकता है। ये 3 वजह है, इनके आधार पर वो क्या कर सकता है? उसको वापस आदि ले सकता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए आप दूसरा, इसका दूसरा कहता है उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने द्वारा जारी किए अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र को किसी भी समय प्रतिशहन कर सकेगा, यदि उसकी है राय। यहाँ तो इनने करा एक रीजन तो ये हो गया, नीचे वो रीजन बताया जब वो किसी भी समय वो जो अनुज्ञप्ति वगैरह दी गई थी उसको क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। पहला बताता है अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र में दिया गया कोई सार्वजनिक तत्व मिथ्या है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। कब वापस ले सकता है? कोई मिथ्या झूठा तथ्य देके आपने अनुज्ञप्ति वगैरह प्राप्त की गई थी, ऐसा कोई तथ्य है उसमें, तो वो आपकी अनुज्ञप्ति क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। दूसरा कहता है अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र के जारी किए जाने के संबंध में अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई। जो अपेक्षाएं वगैरह थी, जो शर्तें वगैरह हैं कुल मिला के, वो आपने पूरी नहीं की। ये सारी वही चीजें हैं जो पुण्य, ये वो आधार है जो पहले पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं आधारों पर वो अगर मिथ्या कोई कथन किया है, शर्तों का पालन नहीं किया है। तीसरा कहता है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की प्राइवेट कुंजी या सुरक्षा प्रणाली ऐसी रीति से गोपनीय नहीं रह गई है जिससे अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता तात्विक रूप से प्रभावित होती हो। तो ये कह रहा है कि भैया आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह जारी किया गया था उसकी प्राइवेट कुंजी की सुरक्षा प्रणाली कुल मिला के, सुरक्षा प्रणाली ही ध्वस्त हो गई कुल मिला के आपकी, और अब आपकी जो कुंजी है जो आपको प्रदान की गई थी, लोक कुंजी है, वो सुरक्षित ही नहीं रह गई। तो इस आधारों पर वो क्या कर सकता है? आपकी जो अनुज्ञप्ति है उसको क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। अगला कहता है उपयोगकर्ता को दिवालिया या मृत घोषित किया गया है, तो ये भी याद रखें, दिवालिया और मृत हो गया तो भी क्या कर सकता है? उपयोगकर्ता फर्म या कंपनी है उसका विघटन हो गया है, परिसमापन हो गया है, अन्यथा अस्तित्व में ही नहीं रही है, तो इन सब वजह से वो क्या कर सकता है? अनुज्ञप्तियों का वापस कर ले सकता है, प्रतिसंहृत कर सकता है। तो ये तो कॉमन चीज है, ये तो आप लगा ही दोगे। ये वाली थोड़ा आपको याद रखना है कि जब खुद आवेदन करता है, अनुरोध करता है। अगला तीसरा पॉइंट कहता है इसमें, तीसरा क्लॉज इसका देखिए, तीसरा क्लॉज क्या कहता है?
तीसरा क्लॉज कहता है कोई अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र तब तक प्रतिसहन नहीं किया जाएगा जब तक कि उपयोगकर्ता को उस मामले की सुनवाई का अवसर नहीं दे दीजिए। अपन बार बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी वही बात है कि जब तक सामने वाली पार्टी को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता है, तो उसका लाइसेंस वगैरह निरस्त आदि नहीं किया जाएगा। चौथा कहता है इस धारा के अधीन अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र का प्रतिसरण होने पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को उसकी संसूचना उपयोगकर्ता को देगा। ये भी आप जानते हैं, पहला तो सुनवाई का मौका, दूसरा उसको सूचना, तो दोनों चीजें इसमें है ना। तो ये तो कॉमन सी बातें थी, ये जो अपन ने पढ़ा। ये अब एक लास्ट सेक्शन और देखिए इस अध्याय का, सेक्शन 39। सेक्शन 39 कहता है निलंबन या प्रतिसरण की सूचना। ये सूचना से संबंधित है। काय से संबंधित है? सूचना से। जो निलंबन वगैरह किया जा रहा है उसकी सूचना। ये देखिए कहता है जहां कोई अंकीय चिन्ह प्रमाण पत्र धारा 37 या धारा 38 के अधीन निलंबित या प्रतिसंध किया जाता है, वहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी यथा स्थिति ऐसे निलंबन या प्रतिसरण की सूचना ऐसे सूचना के प्रकाशन के लिए अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट निधान में प्रकाशित करेगा। तो ये कह रहा है कि भाई सूचना को जब भी आप निलंबित करते हैं धारा 38 के तहत या धारा 37 के तहत, जो भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, तो दोनों ही मामलों में आप क्या करेंगे, उस सूचना का क्या करेंगे, प्रकाशन के लिए अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट निधान से क्या कराएंगे, जो भी तरीका बताया कुल मिलाकर उसका प्रकाशन, सूचना का क्या कराएंगे, प्रकाशन कराएंगे। सूचना का क्या कराएंगे, प्रकाशन। ठीक है, तो ये कोई खास नहीं है, बस आपको प्रकाशन कराएंगे, तो सेक्शन इसमें याद रखना है। दूसरा देखिए इसका क्लॉज क्या कहता है। दूसरा क्लॉज कहता है जहां एक से अधिक निधान विनिर्दिष्ट किए गए, मतलब तरीके विनिर्दिष्ट किए, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जहां एक से अधिक निधान विनिर्दिष्ट किए गए हैं, वहां प्रमाणकर्ता प्राधिकारी ऐसे सभी निधानों को यथा स्थिति ऐसे निलंबन या प्रतिसरण की ऐसी सूचना प्रकाशित करेगा। जहां एक से अधिक निधान है वहां क्या करेगा, जितने भी निधान बताए गए हैं उतने तरीकों से वो क्या करेगा, सूचना आदि उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो यहाँ केवल सूचना, तो इसमें कुछ खास निकला, अंदर कुछ नहीं खास निकला। केवल आपको सेक्शन अगर याद करना चाहें आप, निलंबन या प्रतिसरण की सूचना से संबंधित है 39, तो वो आप याद रख सकते हैं। और सूचना कैसे उपलब्ध कराई जाएगी, जो तो आप जानते हैं, प्रकाशन कराया जाएगा, और जितने भी निधान, जितने भी तरीके वगैरह बताए गए, जहां जहां भी बताया गया है, वहां वहां उसका क्या किया जाएगा, उसका प्रकाशन आदि कराया जाएगा। तो ये आपका जो हो गया आज अध्याय 7। अध्याय 8 जो है अपन नेक्स्ट अगले बार